हेलो दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही साथ ये कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड अब कोई भी पर्सन खरीद नहीं सकता, ये असंवैधानिक है। और वहीं दूसरी ओर से सरकार ने इसे एक मजबूरी बताने का प्रयास किया। इस पूरी कहानी के अंदर सरकार का कहना है कि हमने जो किया बैंकिंग सिस्टम से किया, लेकिन वहीं अपोजिशन का कहना है कि आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डराकर चंदा हासिल किया। और वहीं कुछ लोगों को लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा स्कैम है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह बैन कर दिया और ये क्यों कहा कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अपोजिशन के लोग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसको किस नजरिए से देख रही है। सारी वो चीजें इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, तो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया, इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के पूरी तरह बैन कर दिया और निर्वाचन आयोग को कहा गया कि वो सारा डेटा को पब्लिश करे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा चुनाव के टाइम अलग अलग पार्टीज के नेता बहुत बड़ी बड़ी रैली निकालते हैं, टेंट वगैरह लगवाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं भारी संख्या में। कभी आपने नेताओं को हेलीकॉप्टर से घूमते हुए देखा, तो कभी चार्टेड प्लेन से। तो ये सारा चुनाव खर्चे हो गए। कुछ डिजिटल खर्चे भी है, न्यूज़पेपर में ऐड देना, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाना, गाड़ी वगैरह से अनाउंसमेंट करना, मोबाइल पर मैसेजेस करना। तो ये कई तरह से खर्चे होते हैं और इस खर्चे को जो है ना, सरकार कोई ड्यूटी तो करती है नहीं, ना कोई बिजनेस करती है। तो इनके पास जो ये पैसा आता है ना, ये एक तरह से जो है ना चंदा होता है। मतलब बहुत से लोग जो है ना इसे चंदा के रूप में सरकार को डोनेट करती है। तो ऐसे में उन्हें फंड्स की जरूरत होती है, यानी कि बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है चुनाव के टाइम प्रचार करने के लिए। आपने देखा होगा कई तरह से जो है ना ये लोग प्रचार करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं। तो इन्हें जो है ना उस वक्त काफी सारे पैसे की नीड होती है, बहुत सारे फंड की जरूरत होती है। तो उनके पास ये फंड आता कैसे है? तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार को पैसे डोनेट करती है, यानी कि जिसे हम जो है ना आमतौर पर कहते हैं सरकार को चंदा देती है। और ये चंदा देने वाला तरीका हर देश में चलता है, जब तक ये एक रूल रेगुलेशन के अंदर तक रहता है तब तक चलता है। कोई पर्सन ऐसा है जिन्हें लगता है कि उनके विचारधारा की कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, तो वो उन्हें चंदा देती है। अगर कोई पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देता था तो इसमें ब्लैक मनी बहुत ज्यादा होता था। जैसे कि किसी ने टैक्स दे दिया और उनके पास टैक्स के पैसे है, तो वो पार्टियों में जाकर कैश दे देता था। तो इसमें कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू यानी कि एसबीआई इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करती है और कोई भी व्यक्ति एसबीआई के फिक्स ब्रांचेस में जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है। और यही वो रसीद है जो आपको दिख रहा है, इसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ भी नहीं लिखा होगा किस पार्टी का है, किसने खरीदा, किस पार्टी को देगा, कुछ भी नहीं लिखा होता इसमें। ये कूपन की तरह होता है, जिसने भी खरीदा वो जाकर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को ले आकर दे देगा और वो उन्हें कैश करा लेंगे। बाकी किसके अकाउंट में गया, किसके अकाउंट में आया, तो किसी को कुछ भी नहीं पता चलता था सिवाय एसबीआई की। और यही है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसे सिर्फ एसबीआई ही जारी कर सकती है। ये साल में हर 3 महीने पर जारी किया जाता था, जैसे कि 1 से 10 जनवरी के बीच में, 1 से 10 अप्रैल के बीच में, 1 से 10 जुलाई के बीच में, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। साल में हर 3-4 महीने के बीच में 10-10 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड ओपन होती थी एसबीआई के ब्रांचेज में। जो बॉन्ड खरीदने का सीमा है 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का। जो पर्सन ये बॉन्ड खरीदता था उसके 15 डेज के अंदर वो बॉन्ड किसी पॉलिटिकल पर्सन को दे देता था और वो उन्हें कैश करा लेते थे। और अगर 15 डेज क्रॉस हो जाता है तो वो पैसा जो है ना पीएम केयर फंड में चला जाता था। पीएम केयर फंड का किसको पता पैसा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, गवर्नमेंट इसे कहाँ पर यूज करती है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं पता होता है कि पैसा कहाँ जाता है। धीरे धीरे इसमें कुछ गड़बड़ी आने लगी। इसके अंदर जो रूल रेगुलेशन थे, इसमें जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया 2018 में, तब से 2022 तक का ही डेटा दिया सरकार ने। 2023 का डेटा अभी बाकी है। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब से शुरू हुआ है 2018 से 2017 के फाइनेंशियल ईयर से, तब से लेकर अब तक का 9000 करोड़ का चंदा आया है इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से। ये उसका डेटा है। इनमें से सबसे ज्यादा चंदा मिला बीजेपी को, इनके पास अकेला लगभग 5000 करोड़ का चंदा आया। सेकंड नंबर पर कांग्रेस थी, उन्हें लगभग 1000 करोड़ यानी कि 952 के आसपास। और तृणमूल कांग्रेस को आया लगभग 750 करोड़ के आसपास। ये तीनों पार्टियां उस समय बड़ी थी। हालांकि करंटली जो रूलिंग पार्टी है उनको चंदा ज्यादा मिलता है, क्योंकि एक समय था ऐसा 2004 से 2014 के बीच में सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस को मिलता था। अब आप ये मान लीजिए ये एक तरह का ट्रेंड है, क्योंकि जो पार्टी रोलिंग में होती है उन्हें सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। लेकिन ये इतना पैसा इनके पास 5000 करोड़, 950 करोड़, 750 करोड़, 650 करोड़, लेकिन इतने पैसे किसने दिए थे ये कोई नहीं जानता था। बाकी पार्टियों ने भी विरोध नहीं किया क्योंकि सबको मिल रहा था। लेकिन उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कहा था इससे मनी लॉन्ड्रिंग का संभावना उत्पन्न हो जाएगी। एडीआर एक संगठन है, एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स।
ये चुनाव में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई जाए ये उस पे काम करती थी। उसने एक केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके, उन्होंने कहा इसकी एक अहम जांच हो। और वहीं इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था इससे ट्रांसपेरेंसी की कमी हो रही है, जनता को पता ही नहीं चल रहा किस कंपनी ने कितना पैसा दिया, और इसलिए कई बार सरकार पर आरोप भी लगी है। वैसे आमतौर पर सरकार पर आरोप लगती है कि वह किसी की एक कंपनी को बेनिफिट दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं 10 रुपए देकर 1000 रुपए का काम करा ले, क्योंकि सरकार खुद से तो कोई काम करते नहीं है, वो जनता का पैसा होता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस चली थी, और सुप्रीम कोर्ट में ADR यहाँ पे प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल, ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े सीनियर जज भी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलीलें रखी गई कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं। इसमें कुछ खामियां भी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समझा। इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर था कि आप जितना पैसा कमाते हैं उसके 7.5% से ज्यादा आप नहीं दे सकते। हालांकि ये बात सही है कि कोई व्यक्ति अपनी कमाई में से 7.5% से ज्यादा क्यों देगा, ये गड़बड़ी तो थी। और एक गड़बड़ी था रेवेन्यू का। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई सब्जी वाला दिन में 10,000 रुपए का सब्जी बेचता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पूरा का पूरा 10,000 रुपए उसका बेनिफिट हो गया। पहले था कि आप अपने रेवेन्यू का 10% ही चंदा दे सकते थे, लेकिन इसमें कह दिया कि जितना मर्जी आप दे दीजिए। लेकिन ये बात सही है, चलो मान लेते कंपनी पैसा कमा रही है, उन्हें बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए वो चंदा दे रहा है। लेकिन सारी हदें तो तब पार हो गई, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो भी चंदा दे रही है। लेकिन जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जबरदस्त टिप्पणी की, और इसके अलावा विदेश से भारत में कोई चंदा नहीं दे सकता था। मान लीजिए चाइना अगर किसी भारत की राजनीतिक पार्टी को करोड़ों रुपए दे दिए चंदा के रूप में, और उसके पसंद की यहाँ सरकार बन जाए, तो सरकार तो भारत की रहेगी लेकिन इशारा चाइना का होगा। तो इसलिए भारत में ये बैन लगाया गया था, कोई भी विदेश से चंदा नहीं लेगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में एक प्रॉब्लम थी, कोई भी विदेश की कंपनी यहाँ अगर मदर कंपनी है और यहाँ भारत में एक कंपनी डाल दे तो उसे डॉटर या सेल कंपनी कहेंगे। अब ये यहाँ से डायरेक्ट चंदा नहीं आ सकता, यहाँ से डायरेक्ट इस कंपनी में चंदा आएगा, और ये कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ से चंदा दे सकता था। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये पॉसिबल था। और ये सब चीजें जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा। सुप्रीम कोर्ट 5 संवैधानिक जजों ने पूछा था। सुप्रीम कोर्ट का रूल है, जब भी कोई संवैधानिक मामला आ जाएगा जिसमें संविधान बनाए गए संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को बदलना हो या कोई संविधान में चेंजिंग करना हो, इसे संवैधानिक पीठ कहते हैं। इसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। यहाँ सरकार का एक दलील जायज था और एक दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। इसमें कौन सा दलील जायज था? वो था प्राइवेसी। अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे रही है और उसका सार्वजनिक हो जाता है, तो हो सकता हो जब वो सरकार में ना रहे, दूसरी पार्टी का सरकार बन जाए, उसके साथ ठीक से बिहेव ना करे, फिर अगर बोले कि आप तो दूसरे ग्रुप के हैं, तो यहाँ पर एक तरह सरकार का ये दलील सही था कि आप अगर चंदा दे रहे हैं और वो सार्वजनिक हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन फिर लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ? उस हिसाब से तो हर कंपनी को अपना सारा डेटा जो है अपलोड करना पड़ता है वेबसाइट पे। कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसे भी तो दिक्कत हो सकता है। लोगों को लगने लगेगा कि ये कंपनी डूबने वाली है, हम क्यों अपलोड करेंगे। होता है ना ऐसा, क्योंकि कोई कंपनी जब घाटे में चली जाती है या फिर प्रॉफिट कमा रही है तो हमें कैसे पता चल पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ अपना वेबसाइट पे अपलोड करके रखता है, तभी हमें पता चल पाता है। दूसरा, सरकार ने जो दलील दी थी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जनता को जो जानने का अधिकार है वो सीमित है, हर मामला आप जनता क्यों जानेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है जिसे जनता को नहीं बताना है, या ये कोई कॉपीराइट पेटेंट या कोई वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है कि जनता को ना बताए। ये तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार पैसे कहाँ से ला रही है उसकी जानकारी है। आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी छुपा है, उसका उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने 5 में से 0-0 के साथ इस फैसले को निरस्त कर दिया और कह दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को अब कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा आपके पास जितना भी डेटा है शुरू से लेकर अब तक, वो सारा डेटा आप हमें 3 से 4 हफ्ते के बीच में दे दो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ।